दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले देवादिदेव 1000 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, मुनि संघ की। कई ऐसे प्रसंग जिन प्रसंगों में हमारे भीतर के भाव दुनिया के सामने आते हैं। दुनिया के सामने आते ही वो दुनिया से सामना भी कराते हैं। सामना करते वक्त हम टिक पाए तो साहसी कहला देते हैं, और झुक गए तो कायर कहला देते हैं। ये साहसी और कायर की परिभाषा कई बार मान्यताओं पर तैयार होती है, तो कई बार उसके डेप्थ में छुपे हुए भावों को अध्ययन करने के बाद तैयार होती है। कई और भी व्यवस्थाएं जो नए नए रूप में आज समाज के रूप में समाज के सामने आ रही हैं, सिर्फ एक नई व्यवस्था है इसलिए भी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और पुरानी पवित्र वो परंपराएं जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं इसलिए भी उनको दरकिनार कर देते हैं। इन्हीं मान्यताओं से चलता हुआ ये संसार आज तक ये तय नहीं कर पाया हमें किनको स्वीकार करना है और किनको दरकिनार करना है। मॉडर्नाइज होने के नाम पर कई बार हम लेट ना हो जाएं तो कोई भी नई व्यवस्था को इतने जल्दी झपटते हैं कहीं पिछलग्गू होने का कलंक हमारे स्वस्थ भाल पे न लग जाए। और उन चीजों को जो हमारे भाल को संभाल के रखा था और चमकदार बना रहा था, उनको बहुत पुराना हो गया ऐसा मान करके साइड करने के लिए भी तैयार खड़े रहते हैं। ऐसी ही कुछ परंपराएं हैं जिन्होंने आज जहन में उठने वाले पवित्र विचारों को भी न सिर्फ तिरस्कृत किया है, बल्कि उन विचारों के लिए जिनके लिए सिर्फ मात्र अपवित्रता ही एक संकेत करती है, उनको पुरस्कृत भी किया है। महाराज कौन सी परंपरा के बारे में आज कह रहे हैं आप? परंपराएं तो कई होती हैं, लेकिन जो परम हो और पर के लिए काम आने वाली हो वो तो परंपरा है, लेकिन जो ना पर के लिए काम आए ना स्वयं के लिए काम आए और जो ना परम हो वो परंपरा नहीं, मात्र एक भेड़ चाल है। आप लोग तो शायद इस रिवाज से कुछ अछूते से हो गए, लेकिन ये रिवाज धीरे धीरे आपको भी छू रहा है, क्योंकि आप ही लोगों के नौनिहाल बच्चे जब बड़े होकर के मेट्रो सिटी में पहुंचते हैं तो वहां पर इस परंपरा से यदि उनको जुड़ना ना हुआ तो शायद वो उस सिटी के लायक नहीं माने जाते। पहुंचते हैं शायद वो पहले पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, बाद में फिर वो जॉब के लिए, और पहुंच जाते हैं फिर आप उनके पास अपना जीवन बिताने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे वो परंपरा अपना विकसित रूप प्राप्त करती चली आ रही है। आई तो विकसित देशों से है, लेकिन जिनकी विचारधारा बिल्कुल ही नादान है, अविकसित है,
उन्होंने ये तैयार की है और हमारी स्वस्थ और विकसित विचारधारा को उसने बहुत बड़ा चैलेंज दिया। ऐसी एक परंपरा है किटी परंपरा। आप लोगों के यहाँ तो शायद नहीं होगी, लेकिन इसके बारे में परिचय तो आप लोगों को होगा। और जो इसको सुनते ही अपने चेहरे पर बिना महाराज के ये कहे मुस्कान ले आए, शायद इस परंपरा से जुड़ भी गए होंगे। ये परंपरा आई कैसे और इसकी आवश्यकता पड़ी कैसे और इसके पीछे इतिहास क्या है और आज हमारा ये परिहास क्या करा रही है, इन सब चीजों के बारे में समझने की आवश्यकता है। और इसके कुछ मॉडिफाइड रूप भी सामने आने वाला है। बोलते ना मॉडिफाइड वर्जन है महाराज जी। कहीं कोई मूवी हो, कोई बुक हो, उसका कोई एक नया रूपांतरण आता है, तो ऐसे ही इस किटी का नया रूपांतरण भी आने लग गया। और वो नया रूपांतरण आपके जिंतूर में कब घुस जाएगा पता नहीं, और यदि घुस भी गया हो तो हमें पता नहीं। यदि प्रवेश कर गया है तो हमें बता देना, और यदि नहीं किया है तो फिर हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे प्रवेश करता है। घटना है एक ऐसे महानगर की जहां पर प्रवास चल रहा था, और प्रवास चलते चलते एक बिटिया आती है। बोले महाराज, बड़े बड़े उपदेशों के माध्यम से बड़े बड़े स्वाध्यायशील तो तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े व्रत उपवास करने वाले तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी नादानियां करने वाले भी तैयार साथ में होते चले जा रहे हैं। हमने कहा बड़ी बड़ी बातें कह रही है बिटिया तो। हाँ, मैच्योर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। मैच्योर्ड होने का मतलब तो सिर्फ इतना सा है कि आप छोटी छोटी बातों को समझने लग गए। और शायद वो छोटी सी बिटिया ने इन बड़े बड़ों की उस छोटी सी बात को समझ करके एक बड़ी बात हमारे सामने रख दी। महाराज, मैं कहा हाँ, मम्मी को समझाओ। क्या समझाना है? वो किटी जाती है। हमने कहा हाँ जाते होंगे तो क्या बात होगी, मम्मी तो वैसे भी मैच्योर्ड है। हाँ महाराज, अब देखो जो बात छोटी सी बिटिया समझ रही है वो उसकी माँ को समझ में नहीं आ रही। तो एक दिन अपन ने ऐसी सामान से कक्ष में ही जो कुछ लोग आए उनके सामने बात रखी, तो उन्होंने अपने वो परिवर्तित रूपांतरित मॉडिफाइड प्रारूप हमारे सामने लाके रख दिया। महाराज जी ऐसा नहीं, ऐसा है, आपको जो जानकारी मिली गलत मिली है। सही बात है, और एक नीति भी है, गलत जानकारी के किसी को जोड़ो नहीं और गलत फहमी के किसी को तोड़ो नहीं। ये दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। तो फिर हमने कहा बता दो आप क्या कहना चाह रहे हैं। महाराज ऐसा नहीं है। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, कैसा भी हो चाहे कैसा नहीं हो, शुरुआत हम करते हैं, वो आप पहले सुनने का प्रयास करते हैं। ये परंपरा आई कैसे? इसी के समकक्ष एक और परंपरा है जो शायद आप लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं यदि जीवित हो, क्योंकि ये परंपरा प्राचीन है, लेकिन ये भी इसी से मिलती जुलती है, जो शायद आपके जिंतूर में रही होगी, अब शायद बंद हो गई हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। वो भी पहले हम बता दें। पहले जब विवाह होता था तो विवाह के बाद जब वधू आपके घर आती थी, वधू समझते, सुनवाई, जिसकी सुनवाई जीवन भर करनी पड़े उसका नाम सुन भाई। अब सुन भाई नहीं, सुन भाई तो है, व्यवस्था है अपनी अपनी। अब बहू जब आती है तो बहू आने के बाद एकदम से उसको अपने घर में नहीं लाते थे। पहले मित्र के यहाँ अथवा किसी रिश्तेदार के यहाँ पहले ठहराते थे, मतलब बारात गई लेने। अब तो बारात की व्यवस्था अलग हो गई है। बारात लेने गई और लेने के बाद जब लौट करके आई तो फिर उसको एकदम अपने घर में नहीं, 24 घंटे या कहीं भी इस प्रकार से दूसरे के घर में रुकवाते थे। और रुकवाने के बाद चाहे वो मित्र हो चाहे रिश्तेदार हो, फिर उसके साथ फिर एक बार और एक फंक्शन करके अपने घर में लाते थे। फिर वो सब प्रकार के होते हैं जो भी आपके क्या बोलते हैं, सगुन। हाँ हाँ, हाथ ठोकते हैं कि हाथ थापते हैं भगवान में, लेकिन हाँ करना पड़ता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए लज्जाजनक इतिहास है।
ये क्यों होता था। और जो इस रिवाज को नहीं निभाता है, साथ में उसको कह दिया जाता था एकदम से घर में ले आएंगे तो अच्छा नहीं माना जाता, पहले उसको वहां रुकाओ, नहीं है तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है। ये परेशानी क्या हो सकती है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये परंपरा में कैसे घुस गई ये आपको मालूम होना चाहिए। ये परंपरा थी मुगल काल की, और मुगल काल से ये पूरा मराठवाड़ा परिचित है। कितना विध्वंस किया है, न सिर्फ हमारे धर्मायतनों का बल्कि धार्मिकों का, ये आप सब जानते हैं। धर्मायतनों का भी विध्वंस किया, धर्म परंपराओं का भी विध्वंस किया, धार्मिकों का भी विध्वंस किया। ऐसे उन लोगों ने यहाँ पर कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक राज किया। खैर वो तो सामूहिक कर्म का उदय था, अब तो कोई सामूहिक कर्म का उदय नहीं है। आज वो परंपरा हम क्यों छोड़ रहे हैं? तो क्या होती थी वो पहले उस समय मुगल बादशाहों के द्वारा ये वाली बात, जब जो तानाशाह हो जाते थे, आतताई बन जाते थे, तो सबसे पहले कोई भी नव दंपति आएगा, सबसे पहले वहां जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा मुझे यहां से कहने में शर्म आती है। नहीं जाओगे मुश्किल में पड़ जाओगे, इस कारण से वहां जाना पड़ता था। और वहां जाने के बाद अपनी मुश्किलों को यदि आसान करना है तो फिर घर लौट करके आओ। आज ऐसी कौन सी आतताई यहाँ पर है, आज कौन से तानाशाह यहाँ बैठे हैं जो आज आपको उस परंपरा को निभाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? यदि ये परंपरा आज जीवित है तो उसको जड़ से खारिज कर दो। खारिज हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन इसी का मॉडिफाइड रूप है किटी पार्टी। ये तो आपके यहाँ भी आने को है अथवा आ चुका है, और उसके परिवर्तित रूप जो आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किटी पार्टी है क्या? किटी पार्टी और कुछ नहीं है, ऐसी महिलाएं जो ज्यादती के शिकार हो जाते थे अथवा बेवा हो जाते थे, तो अपने दुखड़ों को रोने के लिए वो एक स्थान पर इकट्ठे होकर के रोना रोते थे। उस रोना रोने के स्थान का नाम किटी, और वहां पर इकट्ठे होने के समूह का नाम किटी पार्टी। अब आपसे पूछना चाहते हैं, इस प्रकार की समस्याएं कितने लोगों को है? और समस्या नहीं है तो आप उस परंपरा का, जो हमारे लिए लज्जाजनक भी है, हमारे संस्कारों की हानि के रूप में भी है, निभाने के लिए हमें कौन मजबूर कर रहा है? आपके घर में इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरा हुआ कौन है? और नहीं है तो फिर किटी का समर्थन क्यों है? फिर जब ये वाली बात उनके सामने रखी तो वो कहते हैं, नहीं महाराज, हम लोग तो स्वाध्याय किटी है, हमारा स्वाध्याय किटी है। स्वाध्याय किटी है तो काय के लिए है? महाराज हम महीने में सिर्फ एक दिन पार्टी करते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो अब बहुएं अपनी जाती हैं कपल किटी में हैं, और हम लोग जाते हैं अपनी जो सास बाई है ना, क्या बोलते हैं, सासूबाई। हाँ, सासरबाड़ी में नहीं, सासूबाई। सासरबाड़ी अलग होती है, ससुराल बोलते हैं उसको। वो तो अधिक मास में जाते हैं, वहां पर काय के लिए जाते हैं, आपको मालूम है सबको। बिल्कुल अधिक मास का नाम ले लो, वो व्यंजन का नाम लो, तो सबके चेहरे में मुस्कान अपने आप आ जाती है। तो वो हम लोग तो महाराज बहुओं तो जाती हैं वहां पर, हम लोग तो एक अच्छे से महीने में एक दिन वैसे मिल कहाँ पाते हैं। अब उनसे पूछो छूट कहाँ पाते हैं? समझ गए? पहले मिलने के लिए बातचीत, पत्र व्यवहार और संवाद एक सहारा होते थे। अब तो इन सब से मिलना और कठिन हो गया है, क्योंकि मोबाइल हमारा एकमात्र अंतिम सहारा बचा है। छूटते ही कहाँ जो मिलने की आवश्यकता पड़े। महाराज गेट टुगेदर करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, किटी पार्टी। हमने कहा हाँ गेट टुगेदर, ना तुम्हारे पास गेट बचा, ना पैरों में गैदर बचा, गैटर बोलते, कैटर बोलते, हाँ हाँ, वो ना वो बचा, ना गेट बचा, वो गेट टुगेदर बनने जा रहा। ना आचरण है, ना संस्कारों के लिए कोई दरवाजा है, फिर काय का गेट टुगेदर है? महाराज स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हो वहां पर? कुछ नहीं महाराज, स्वाध्याय कर लेते हैं, एक ग्रंथ विस्तार लिया है, और क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं महाराज, चर्चा कर लेते हैं, कुछ कलेक्शन कर लेते हैं, और कलेक्शन करने के बाद उसको
क्या करते हैं, कलेक्शन करने के बाद कोई ज़रूरत कहीं लगती है, समाज में लगे, कोई ज़रूरतमंद को लगे, तो वहाँ उसको दे देते हैं। तो जरूरत का उद्देश्य तुम्हारे सामने पहले रहता है कि ना? नहीं महाराज, वो तो मान रखा है कि हर महीने इतना कलेक्शन करेंगे, काय के लिए करेंगे ये पता नहीं है। कभी भी उद्देश्य के बगैर यदि धन का संग्रह किया जाता है तो वो धन का संग्रह विग्रह, कलह के लिए कारण बनता है अथवा बर्बाद होने के लिए कारण बनता है। और जैन समाज की वीरांगनाओं ने जब उद्देश्य सामने आया है तो अपने मंगलसूत्र को भी निकाल करके अपना सम्मान बढ़ाया है, और बिना उद्देश्य के किटी के नाम पर एक पैसा निकालना भी उनके लिए अपमान माना गया है। ऐसा तो तुम ना मानो और निरुद्देश्य पैसा इकट्ठा करो। उसके पीछे फिर उद्देश्य पर बीसी होते हैं, हाँ, बिफोर क्राइस्ट। बीसी समझते हो? हम तो यही मानते बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व, लेकिन अब बीसी चलने लग गए, फिर उनके राउंड चलते हैं। राउंड चलने, ये तो आपके यहाँ आ चुका हो ना, बीसी चलते होंगे आपके यहाँ। क्या होता है बीसी, इसके पीछे भी क्या मकसद है और क्या परंपरा है, इसको आपकी खोज होनी चाहिए। पहले हम एक पूरी कर लें। तो अब ये हो गया, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय कर लेते हो, पैसा इकट्ठा कर लेते हो, निरुद्देश्य इकट्ठा कर लेते हो, और क्या करते हो? मैं कुछ नहीं। फिर देखो, हर किटी पार्टी में थीम मिलते हैं, पार्टी थीम, जो आपको नेक्स्ट टाइम उसको पे करना होता है। समझ में आ रहा थीम क्या होते हैं? एक आपके लिए एक विषय दिया जाता है कि आपको इस प्रकार की ड्रेस पहन करके वहां पहुंचना है। तो एक बार हुआ, पिछले साल की बात है, एक दूसरी घटना आ गई बीच में, उसको फिर मर्ज कर देंगे। तो एक बच्चे ने बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ। क्या हुआ? ऑटो वाला आया घर पे शाम को, मैं घर से बाहर निकला, छोटा सा बच्चा था, तो बोलता जल्दी बोलो, मम्मी को किटी पार्टी में नहीं जाना क्या? हाँ जाना तो है। तो देर क्यों कर रही है? तो बच्चा बोलता है अभी मम्मी पूरी चुड़ैल तो बन जाए तब जाके किटी पार्टी में जाएगी, क्योंकि इस बार तो उसको चुड़ैल बनने का थीम मिला है। अब सोचो, जब बेटा अपनी माँ के लिए चुड़ैल बोलने लग जाए, ये कौन सी संस्कार है और कौन सी परंपरा है? छोटी सी बात कहती, चुड़ैल हो, डाकन हो, शाकनी, डाकनी शाकनी भूत पचाता और नवोकार मन से नहीं भागते, किटी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं वो। हाँ, ये सब मंत्र जितने भी हैं, जितने भी श्लोक हैं, अब तक ताक पे रखने लायक हो गए हैं। कहाँ तो डाकनी और साकनी और चुड़ैल को भगाने के तुम नवोकार मंत्र का आस्था लेते हो, और नवोकार मंत्र पढ़कर के शाम को चुड़ैल बनकर के वहां किटी पार्टी में पहुंच जाते हो। ये हो गया। हमने कहा बहुत अच्छा, तुम डरते तो नहीं? महाराज हमारे सामने तैयार तो हो रही थी वहां, डरेंगे क्यों? जब लौट करके आती अचानक आती तो डर जाते हैं। हमने कहा वो चुड़ैल तो फिर भी कम डराएगी तुम्हारे लिए, लेकिन घर की चुड़ैलों से क्या करोगे? तो ये बहुत कठोर शब्द हैं जो मुझे बोलने में भी कटते हैं, लेकिन क्या करें, आपकी बुराई को निकालने के लिए कई बार कठोर शब्द बोलना पड़ता है। फिर उनने कहा महाराज थीम मिल जाते हैं। ये बताओ, कोई भी संस्कारवान नरी नारी है तो एक बार जो वेशभूषा अपने घर से पहन के गई है, दूसरे के घर में जाने पर अपने आप को बहुत लज्जा मानती है, यदि वहां चेंज करना पड़ा तो। और कुछ घंटों के लिए जा रही है, तो वहां जाकर ड्रेस चेंज करने की आवश्यकता क्या है? और अब कल्चर तो वहां तक पहुंच गया है, मेट्रो सिटी में शुरुआत होती है किटी पार्टी की, पहले ड्रेस चेंज करने से, फिर एड्रेस चेंज करने से, फिर लाइफ पार्टनर चेंज करने से। ये उसके परिवर्तित रूप हैं। शुरुआत यदि आपने दे दी अपने घर में, तो वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा रोलिंग स्टोन होता है जो एक बार यदि पीक से गिर जाए तो जमीन पे जाके दर्द होता है। लुढ़कने वाले पत्थर का यही हाल है, और समझौता कॉम्प्रोमाइज लुढ़कने वाला पत्थर होता है। एंगल वाला स्टोन तो बीच में थम सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जैसे रोलिंग स्टोन के बीच में थमने की कोई चांसेस नहीं है। फिर हमने उनसे कहा ऐसा कौन सा स्वाध्याय करते हो? अरे कोई नहीं, रत्न करने साप का चार पढ़ते हैं। अच्छा, रत्न में साप का चार पढ़ रहे हो? हाँ महाराज पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं महाराज? 40-50 महिलाएं हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं। महीने में कितने? महीने में एक बार करते हैं। हमने कहा जितनी जगह हमने स्वाध्याय कक्षा और क्लास पढ़ाई हैं, कल जो पढ़ाओ, पढ़ने वालों को आज याद नहीं रह पाता, पूछना पड़ता, रिवाइज करना पड़ता, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। और तुम इतने धर्मात्मा कब से बन गए कि 1 महीने पहले जो पढ़ा था, फिर उसके बाद 1 महीने बाद भी पढ़ते तो याद रहता है?
ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उठने वाली स्वच्छंदता को एक ऊट देना है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये स्वच्छंदता है। ये नारी जगत के लिए बहुत बड़ा अपमान है। कहां तो कोई यदि पुरुष अपमान कर दे तो आपको बहुत लगता है कि नारियों के साथ भेदभाव होता है, और जब स्वयं अपना अपमान करने के लिए कहीं भी किसी प्रकार का प्रयोग करते हैं वहां आपको लज्जा महसूस नहीं होती। और ये तो हो गई स्वाध्याय किटी, और फिर हो जाते हैं कपल्स किटी। कपल्स किटी में तो शेयरिंग का काम चलता ही है, चाबी के गुच्छे बांट दिए जाते हैं। चेयर रेस होती है ना, एक चेयर रेस, उसमें बस जो एक कम चेयर होती है और जो एक बच गया अब उसका बचना मुश्किल है। ये सब उसके प्रारूप है जो मैं संकेत में बोल रहा हूं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। शील का इस प्रकार धज्जियां उड़ाना कहीं आपको उस कगार पर ना ले जाए कि फिर आपको शील बचाना मुश्किल पड़ जाए। और यदि ये किटी पार्टी के प्रारूप यदि आपके आसपास हैं तो उनसे पहले ही अपने आप को कटा लेना। भले ही आपको कोई पिछलग्गू बोले, ऑर्थोडॉक्स बोले, दकियानूसी बोले, ये सारे टाइटल हैं जो आपके लिए संस्कारवान होने का परिचय दे रहे हैं। और जिस दिन तुमसे ये कोई ना बोले, अपने आप को 10 बार हाँकना मुझसे कोई गलती तो नहीं बोली है। बताओ हमारे घर में ऐसा कौन है जो अपना दुखड़ा रोने के लिए किटी पार्टी का सहारा लेता हो, जिसके शील के साथ खिलवाड़ हो गया हो, अथवा जिसका शील समाप्त हो गया हो, अथवा जिसके लिए किसी प्रकार से विवाह होने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ हो। ऐसे लोग दुखड़ा रोने के लिए वहां इकट्ठे होते थे। हमारे घर में ऐसी कौन सी कंडीशन है? और नहीं है तो फिर किटी पार्टी में जाने की हमारी कौन सी मजबूरी है? ये वाली बात यदि आप लोगों की यहाँ किटी पार्टी नहीं चलती तो आपको गांठ बांध के याद रखनी है, और जहां चलती है वहां तक आपको पहुंचानी है। चलती होगी, मॉडर्नाइज किटी हो गई, कपल्स किटी हो गई महीने में। अब देखो तो फिर बोले महाराज 3 महीने का बचा है, उसके बाद हम बंद कर देंगे। 3 महीने पहले कोई साधु बोल रहा है और शील बचा है, इसलिए तुम्हें समझ में आ रही है। एक बार कभी यदि लापरवाही जीवन भर के लिए पश्चाताप के लिए कारण बन जाए तो 3 महीने का जो पैसा, किसी गलती होगी उनकी, जब उनका आएगा क्विट करने का समय तब तो उनको पैसा मिल पाएगा। तुम 1 साल कोई दान मत करना, लेकिन आज से किटी का तुम त्याग कर दो, तुम्हारा बहुत बड़ा दान माना जाएगा। मत करना लाखों का दान। कितना मिलेगा उसमें? अरे ज्यादा नहीं, कुछ 1000। तुम कुछ 1000 बचाने के चक्कर में हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम लाखों का दान अगले साल जो करने वाले थे मत करना। लेकिन अपने अंदर से इस बुराई का त्याग करने के लिए सबसे पहले आगे आना, ताकि तुम्हें देख करके कई लोगों को और सीख मिल पाए। वहां तो किटी परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो चुकी, लेकिन किसी के मन में सुप्त हुई उस किटी को बनाने की इच्छा यदि पैदा हुई है तो उसको सुप्त भी रखना, गुप्त भी रखना और लुप्त भी कर देना। नहीं है तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। महाराज और भी कई परंपराएं हैं जो आज मॉडर्नाइज होने के नाम पर आ गई हैं। हाँ, आ गई हैं, क्योंकि पर्युषण पर्व तो हो गए, परसों भी ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश हुआ, कल भी हुआ, आज भी हुआ, अभी भी है। ये सब ब्रह्मचर्य के कितने प्रकार के और प्रारूप बन सकते हैं जो आधुनिक युग में आवश्यक हैं, इनके बारे में चर्चा करना अनिवार्य है। वो ब्रह्मचर्य तो हर व्यक्ति अब जानने लग गया है जिसने अपने जीवन में थोड़ा सा भी आगम पढ़ा है, लेकिन चाहे वो आगम का जानकार हो अथवा ना हो, उसके लिए आज ब्रह्मचर्य के नए नए प्रारूप सामने लाने की आवश्यकता है। अब देखो, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति को अपने धन को बैंक में रखने की मजबूरी है, ठीक है ना, बैंक में रखने की मजबूरी है, पैसा है, 1 नंबर का है, आप ही का है, दिन का समय है,
बैंक घर के पास में है, ये चारों कंडीशन आपके फेवर में है, तो क्या वो आपके घर का मुखिया जो उस बैंक में पैसे रखा है उसका मालिक है, लाते और ले जाते वक्त ऐसे हाथों में लेके जाता? क्यों, क्या दिक्कत है? एक नंबर का पैसा है, हमारा पैसा है, बैंक घर के पास है, दिन का समय है, सुरक्षा के सारे इंतजाम हमारे फेवर में है, अब दिक्कत क्या है? सुरक्षा के सारे इंतजाम हमारे फेवर में होते हुए भी अतिरिक्त सुरक्षा वापरनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो धन उनकी मेहनत का धन है। तो जैसे पुरुषों का धन उनका वो पैसा है, सुरक्षा के सारे इंतजाम उनके फेवर में है, तो भी अतिरिक्त सुरक्षा वापरते हैं, उसको खुलेआम लेके नहीं घूमते, बैग में लेकर के आते हैं, पुराने बैग वो कैसा भी हो लेकिन रख करके जाते हैं। ऐसी आप लोगों का धन आपकी शील, आपकी मर्यादा, आपकी लज्जा है। यूं तो सुरक्षा के कोई भी इंतजाम फेवर में है नहीं है, और हो भी जाए तो भी आपको अपनी सुरक्षा अतिरिक्त वापरनी चाहिए। क्यों? इनका यदि धन लुट भी जाए फिर कमा लेंगे, आपके पास चांस कोई नहीं बचेंगे। लेकिन इतने लापरवाह, इतने बेपरवाह होकर के हम इन चीजों को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और भूल जाते हैं इसके बदले में हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसी कीमत चुकाने के लिए यदि आप तैयार हो तब तो कोई बात नहीं, और तैयारी यदि नहीं है तो फिर शुरुआत से करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कई ऐसी व्यवस्थाएं जो आज हमारे साथ जुड़ती चली जा रही हैं, जिन व्यवस्थाओं के चलते हम अपने जीवन में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आधुनिक बन रहे हैं कि आध्यात्मिक बन रहे हैं। आध्यात्मिक बन जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आधुनिक होने के नाम पर ना तुम आध्यात्मिक रह पाओ ना इंसानियत रख पाओ, तो ऐसी परंपराओं को सही तरीके से समझने की आवश्यकता भी है। अब इन्हीं परंपराओं के चलते कुछ और बातें हैं जो आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। कैसे कर चुकी हैं? और इस महिलाओं की बात नहीं, पुरुषों की बात भी है। जितने ज्यादा ब्यूटी पार्लर आज मेंस ब्यूटी पार्लर खुलते जा रहे हैं ना, अब तो महिलाओं की ब्यूटी पार्लर महिलाएं से बदनाम थी। हाँ, बिल्कुल खुश हो गए, इस तरफ से आवाज आई। मेंस कॉस्मेटिक्स, मेंस ब्यूटी पार्लर एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत ना पुरुषों के लिए ना महिलाओं के लिए कहीं राय समझ में आ रही। पिछले 3-4 सालों में आप देखना जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें अधिकांश पुरुषों के लिए प्रसाधन के सामग्रियों के एडवर्टीजमेंट ज्यादा आने लग गए। क्यों आने लग गए? यूं तो देखा जाए पुरुष जो पूर्ण प्रगति की वजह से मिलती है पुरुष पर्याय, वो उसके लिए अलग से कुछ आर्टिफिशियल अपने आप को सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भले ये धारणा है, ये मान्यता है कि सुंदरता महिलाओं में होती है, ये आम धारणा है। आज हम बहुत खुली बात कर रहे हैं, धर्म की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब तुम्हारे व्यवहार धर्म की बात करने के लिए खुली बात करनी आवश्यक है। भक्ते सुंदर रूपम उच्चै गौतम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति का तपो निदिशु। ये सूत्र है, श्लोक है, आचार्य समंत भद्र स्वामी का रत्नकंड शाब्दाचार्य में दिया हुआ श्लोक है कि उच्चै गौतम प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति, दान करने से भोग सामग्री की प्राप्ति, स्तवन करने से पूजा की प्राप्ति, और भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। ये 4-5 चीजें किसी एक इंसान को चाहिए होती है। इन्हीं के विस्तार रूप में बहुत सारी चीजें जो आपको अपने पास जोड़ के रखे हैं। अच्छा कुल मिल जाए, अच्छा धन पैसा मिल जाए, अच्छा रूप रंग मिल जाए, अच्छी हमारी प्रसिद्धि हो जाए, और क्या चाहिए बताओ? परिवार के लोग हमारी आज्ञा में रहना सीख जाएं। इन 4-5 चीजों के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो बताओ? अब ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक चीज से मिल सकती हैं, तपोनिधि, यानी कि जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, उनके प्रणाम करने से, दान करने से, पर्यावृत्ति करने से, सेवा करने से, स्तवन करने से, पूजा करने से। बात वही है, उतनी सी ही बात, लेकिन अलग अलग प्रारूप में बांट दी गई। अब बताओ, यदि पुरुष पर्याय मिली है, पाप की वजह मिली, तो जो भी रूप रंग मिला है वो भी उसके साथ ऐड होकर मिला होगा।
इसलिए पुरुषों के लिए अलग से कोई कॉस्मेटिक्स की आवश्यकता न पड़ती थी, न आज तक पड़ी है। ये पंचम काल, शताब्दी 21वीं, हुंडाओ सरपणी और उसमें भी भौतिक चकाचौंध, इसने पुरुषों के लिए भी अब अलग से कॉस्मेटिक पोतने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी तक तो फाउंडेशन पोतते थे ये लोग, जब फाउंडेशन हिल जाती है नीचे की तब जाके उसको पुट्टी लगानी पड़ती है। ऐसी जिनके चेहरे की फाउंडेशन हिल जाती है उनको पोतना पुट्टी लगाना पड़ता। पुट्टी समझते हो महाराज? इतना ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि इसके पीछे क्या क्या भरा गया है, क्या क्या दिया जा रहा है, इस षड्यंत्र को आपको पता नहीं है। एक बार हमने जिक्र किया था, लेकिन उस समय वो लोग उपलब्ध थे कि नहीं जो आज बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सी हम बात और कह रहे हैं। जितने भी फाउंडेशन हैं, क्रीम है, इन सब का बेस तैयार कहां से होता है? बेस समझते हो? जो भी क्रीम का बेस होता है, कुछ तो होते हैं जेली फॉर्म में और कुछ होते हैं कृत्रिम रूप में। जेल समझते हो? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन कहां से आता? पेट्रोलियम जेली आती है ना आपकी, जब सर्दी में लगाते हैं, वो जेली पेट्रोलियम जेली है, पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोल है क्या? क्या भगवान टपकाता ऊपर से कि जमीन से निकलता? महाराज जमीन से निकलता। जो जमीन में पैदा करता कौन? कोई भी केमिकल है, उस केमिकल को केमिकल के नाम पर हम शुद्ध बोल दें और टीका लगाने जाओ क्लीन चिट है, ऐसा नहीं है। आता कैसे? ये फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, डामर हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, हाइड्रोकार्बन हो, एल्कोहल, कोई भी चीज हो, ये सारे के सारे फॉसिल्स हैं जो जमीन में जलीय जंतु लाखों करोड़ों साल पहले मर गए, पंचेंद्रियों के शव, उनके शरीर का रूपांतरण हुआ और वो पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में सामने आ गए। घर में यदि कोई बात सुबह आके बोल दे तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं यहाँ कुछ हड्डी मड्डी गड़ी है, तो आप अपने घर को 10 फीट खुदवा देंगे इतने से छोटे से हड्डी का टुकड़ा निकलवाने के लिए। क्यों? वो जब इतनी छोटी सी हड्डी की टुकड़ी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा संप्रेषित करती है, तो वो इतने मरे हुए जीवों का शव और उनसे तैयार हुआ वो जेल और उनसे बनी हुई क्रीम यदि आप अपने ऊपर पोतते हैं, वो तो 10 फुट जमीन के नीचे है, ये तो 10 मिलीमीटर भी आपसे दूर नहीं है। एक चीज हो गई, ये तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, बहुत पुराने शव हो गए, चलो कोई बात नहीं। दूसरा ये सारे क्रीम का बेस तैयार होता है दिल्ली में। आपको यदि कोई नई क्रीम बनानी हो, नई कंपनी फैक्ट्री खोलनी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको यदि बेस चाहिए हो, जिस बेस में नए नए परफ्यूम मिला करके और आप एक नई ब्रांड की क्रीम तैयार कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। सस्ता पड़ेगा, सस्ता सुनना, जिसके पास रोजगार ना वो रोजगार पा सकता है, हम बता रहे हैं आपको। महाराज आप बताने लग गए, हाँ बताना पड़ेगा रोजगार, लेकिन सुन लेना, सुनने के बाद पसंद आए तो हम बता नहीं पता उसका, लेकिन अभी बता रहे दिल्ली में तैयार होती है। कैसे तैयार होती है? जितने भी सेप्टिक टैंक को साफ करने वाली मशीनें होती हैं, वो सारे के सारे सेप्टिक टैंक का कचरा या जो मल है, मनुष्यों का मल, एक स्थान पर इकट्ठा होता है उस फैक्ट्री में, और उसको कलरलेस और स्मेललेस दोनों करके वो क्रीम का बेस तैयार होता है। अपना मल तो हाथ पैर धोकर के स्नान करके और तैयार हुए मंदिर जाने के लिए, और परायों का मनुष्यों का मल अपने चेहरे पर पोत करके जा रहे हैं सज के मंदिर के लिए। अब ये 2 प्रकार से क्रीम का बेस तैयार होता है। दोनों इनमें दोनों से कौन से अच्छे हैं वो आप इस्तेमाल कर लेना। समझ रहे हो? कुछ लोग नए आए हैं, पता नहीं कौन से मुहूर्त में आए, महाराज आप तुम्हारी सुंदरता ही खराब कर दोगे। सोच रहे होंगे काय को आ गए, ऐसी बात सुनने आए थे क्या यहाँ पर? नहीं, धर्म की बात बहुत हो गई, 10 दिनों से कर रहे हैं और 7 महीने से करते आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको आप दूर नहीं कर पा रहे, इसलिए वाली बात बोलनी पड़ गई। अब जब भी आपको लगाना हो, चाहे वो 7 दिनों में आपके चेहरे पे निखार लाता है, समझ गए ना महाराज? आपको कैसे मालूम? रास्ते चलते जब वो दिख जाता है कुछ भी उसका रैपर, समझ जाते हैं कि पहला चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा। 7 दिन में भैंस भी कैसी हो जाती है? काली बिल्कुल भैंस की तुरहुरी भैंस हो जाती है। हाँ, यदि ऐसी क्रीम लगाने से कोई यदि गोरा होता तो सारे तमिलनाडु के लोग गोरे हो गए होते, और सारे नीग्रोज, वेस्ट इंडियन, सारे इंग्लैंड के चमकदार सफेद हो गए होते। लेकिन
सब जानते हैं उस चीज के लिए, उसके बावजूद भी कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। और जो अपने जीवन को आर्टिफिशियल बना रहा है वो अपनी रियलिटी को खो रहा है, और रियलिटी को यदि खो रहे हो तो फिर आपके जीवन में पुनः रियलिटी लौटने वाली नहीं है। आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल, आर्टिफिशियल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल तो होती चली जा रही हैं, पर रियल बचा क्या? AI का जमाना है। अब श्यामची आई का जमाना गया। मराठी मानुस जानते हो श्यामची आई? AI, श्यामची आई तो श्याम की माँ थी, लेकिन AI कौन सी है? भगवान जाने कौन सी आई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। कितना बड़ा अपने आप में एक षड्यंत्र पूरे विश्व पर थोपा जा रहा है, जबकि जिसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फॉर्मूले तैयार किए थे उसने आगाह किया था जब तक मनुष्य का दिमाग और दिल ठिकाने पर है तब तक इसका कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन उसका दिल और दिमाग ठिकाने से बाहर हो गया कि AI तुम्हें ले डूबेगी। क्या आपको पता है जिसने इसको इन्वेंट किया उसने आपको ऐसा आगाह भी किया था। हर चीज रोबोट के सहारे, हर चीज मशीनी युग में पहुंच गई, और मशीन मैकेनिकल हो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, यंत्र का प्रयोग कौन नहीं करता, पहले भी करते थे। विद्याधर लोग भी अपने यंत्र के माध्यम से यहाँ से वहां आया जाया करते थे, लेकिन वो यंत्र तैयार होते थे मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, विद्या के अध्ययन के माध्यम से। लेकिन आज यंत्र हो गए हैं विद्या को बेचने के माध्यम से। अब विद्यालय, विद्या के आलय नहीं बचे हैं, जहां पर विद्या लय को प्राप्त हो जाती है उसका नाम विद्यालय हो गया, क्योंकि जीवनोपयोगी विद्या आपसे बहुत दूर हो गई, और जीवन को समाप्त करने के, संस्कारों को समाप्त करने की वाली विद्या ही आज मात्र पढ़ाई जा रही है, और मॉडर्नाइज होने की जिद में पढ़ाई जा रही है। रोबोट आ गए, अब क्या आवश्यकता है मनुष्यों की? अरे एक मनुष्य भी दूसरे मनुष्य से काम इसलिए लेता था और सम्मान इसलिए करता था कि आज नहीं तो कल बदले में काम करेगा, सेवा करेगा। और आज जब आपको अपनी सेवा की भी चिंता नहीं रह गई तो कौन व्यक्ति है जो मनुष्य से मनुष्य की आत्मीयता की चिंता करेगा? और जब मनुष्य से मनुष्य की आत्मीयता भी नहीं रह गई तो परस्परोपकरो जीवानाम, ये सूत्र भी अब किस काम का रह जाएगा? हर वेदी के नीचे लिखा रहता है परस्परोपकरो जीवानाम। वहां तो सिंह और गाय भी एक घाट पे पानी पीना सीख गए, और यहाँ पर मनुष्य को भी मनुष्य बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मनुष्य को मशीन तो बर्दाश्त है, रोबोट तो बर्दाश्त है, AI तो बर्दाश्त है, नकली बुद्धि बर्दाश्त है। नकली बुद्धि महाराज, और क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हिंदी क्या है? आर्टिफिशियल मतलब नकली, और इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि। अब कोई यदि आपको बोल दे तुम्हारे पास नकली बुद्धि है, बहक जाओगे, और बोल दे तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, हाँ थैंक यू। क्यों? सिर्फ इंग्लिश में बोल दिया थैंक यू बोल दिया, और हिंदी में बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। इस नकली बुद्धि से तुम अपने जीवन की असलियत कैसे प्राप्त कर सकोगे? और इतना ही होता तो फिर भी ठीक, कोई बात नहीं। उन व्यक्तियों के लिए जिनके आसपास जीवन में कोई भी सहयोगी नहीं बचा है, यदि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सहारा लें तो बात समझ में आती है, लेकिन जिनके पास तमाम सब सहयोगी हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं, वो भी यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जिद में अपने संबंधों को समाप्त करते जा रहे हैं तो सन 2045 तक, हाँ सन 2045 तक यदि इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बोलबाला बढ़ता गया तो मानव सभ्यता खतरे के निशान से ऊपर बढ़ जाएगी। पानी यदि खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाए तो पहले से आप राहत कार्य प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। 2045 में कोई ज्यादा समय नहीं बचा, 22 साल बचे हैं मात्र, संभल जाओ। जब तक घर गृहस्थी के काम करने के लिए कोई मशीन की आवश्यकता, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुमने मनुष्यों के बदले में भी मशीन ला करके अपने जीवन से संबंधों के खात्मा करने का इंतजाम कर लिया है। अब कौन करेगा आपके लिए? इसीलिए तो एक छोटा सा दृष्टांत देकर मैं पूरा कर रहा हूं। एक कपल आया, उस शहर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस शहर के लोग यहाँ बैठे हो सकते हैं, उनको बुरा लग जाएगा महाराज जी हमारे शहर का बदनाम कर रहे हैं।
नाम लिए हुए बता रहे हैं, बिहार कर रहे थे, महाराज आशीर्वाद दो, सेकंड बेबी हुआ है। ग्रस्त थे, एक बच्चा 3-4 साल का साथ में चल रहा था और एक बच्चे को गोद में लेकर के आए थे। महाराज आशीर्वाद लेने आए हैं। हमने कहा हाँ, अच्छे संस्कार देना, यही आशीर्वाद है। महाराज संस्कार तो हम दे रहे हैं और इसके लिए पेरेंटिंग कोर्स भी कर रहे हैं। ये सब हमने पहली बार सुना था, हो गई 3-4 साल पुरानी बात है। जैसे सुना तो हमने कहा भैया हमने काहे के लिए आशीर्वाद दे दिया, सोच लें क्या कर रहे हो। महाराज पेरेंटिंग कोर्स कर रहे हैं। ये क्या होता है महाराज, हम दोनों पेरेंट्स बन गए हैं ना, तो पेरेंटिंग कोर्स से कैसे परवरिश की जाती है, कैसे बच्चों को पाला जाता है, ऐसे हम गुण सीख रहे हैं। और हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं। तो हमने क्लासेस क्यों चलती हैं महाराज, वीकेंड्स में ही चलती हैं, सैटरडे संडे को, क्योंकि बाकी 5 दिन तो हम दोनों जॉब करते हैं और बाकी 2 दिन जो होते हैं उस समय छुट्टी मिलती है, तो फिर हम लोग वहाँ पर जाकर के क्लास अटेंड करते हैं। कितने घंटे की क्लास होती है महाराज, पर डे 2 घंटे की होती है। कब से ले रहे हो, 2 महीने से ले रहे हैं। क्या सीखा महाराज, बहुत सीखा, बहुत मोटिवेशनल बातें वहाँ बताई जाती हैं, बहुत स्पिरिचुअल बातें वहाँ बताई जाती हैं। हमने बहुत अच्छा, हमने कम से कम बच्चों की परवरिश करने के लिए ट्रेनिंग ले तो रहे हो। फिर हमने उनसे पूछा, ये बताओ कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के बाद MBBS करता है क्या? नहीं महाराज। वकील बनने के बाद लॉ करता है क्या? नहीं महाराज। CA बनने के बाद CA के एग्जाम देता है क्या? नहीं महाराज। तो पेरेंट्स बनने के बाद पेरेंटिंग कोर्स कैसे कर सकता है? ये तो तुम पहले कोर्स करते फिर पेरेंट्स बनते, तब तो कोई काम का है। अब पेरेंट्स बन गए, 2 बच्चों के माता पिता बन गए, अब पेरेंटिंग कोर्स कर रहे हो। इसकी बजाय तुम पेरेंटिंग लीव लो और अपने घर में जाके 1 महीने बिता करके आओ। जिस गोद में भी तुम्हारा बच्चा पहुंचेगा वो सारे वो टीचर बन जाएंगे जो उसके लिए संस्कार और शिक्षा देने के लिए काम आएगा। ये तो ना करो। और सिर्फ मॉडर्नाइज होने के नाम पर, क्योंकि सारे पेरेंट्स पेरेंटिंग कोर्स करते हैं, इसलिए हमें वीकेंड्स में जाके हमें भी पेरेंटिंग कोर्स करना है। ये जिद सवाल है। सप्ताह में 5 दिन आपको बच्चों के लिए आई नहीं है, आया है। आया समझते हो? आई और आया में फर्क समझते हो? आई तो सब समझते हो, लेकिन आया का मतलब वो होता है जो माँ नहीं होती, धाय माँ होती है। अब बच्चों की शुरुआत यदि धाय माँ से हुई है तो बच्चे की माँ बाद में हाय हाय ना करे, क्या गारंटी है? For a child, love is spelled TIME। किसी भी बच्चे के लिए प्रेम की परिभाषा है समय। और आपने उनका जब समय पाने का अधिकार था, उनको समय ना दे करके कोई सुविधा दे दी, आया दे दी, तो फिर बाद में जब आप वृद्ध हो जाएंगे वो आपको सुविधा भी दे पाए, सेवक भी दे पाए, कठिन है। समय तो देंगे ही नहीं, क्योंकि उनके समय पाने के अधिकार को आपने छीना था। और फिर आपके लिए काम आएंगे रोबोट। महाराज इसलिए तो हम AI को बढ़ावा दे रहे हैं, रोबोट काम आएंगे बिल्कुल। और आज तो रोबोट को भी नागरिकता देने लग गए हैं। एक रोबोट आई थी, सोफिया नाम था उसका, नाम भी बता दें आपको। महाराज आपको सब कैसे मालूम? महाराज आप सब जानते हैं, टीवी देखते हैं क्या, न्यूज सुनते हैं? हम ना टीवी देखते, ना न्यूज सुनते, ना अखबार पढ़ते, ना कुछ करते, सिर्फ उनको देखते हैं जिनको देख करके वे सब कुछ पढ़ करके आए हैं। उनके चेहरे समझ जाते हैं क्या क्या करके आए हैं। अपने आप वो तो कुछ नई चीज आई तो अपना बता ही जाते हैं। जैसे आप लोग बताएं, आप लोग आपके घर में भी नया रिश्तेदार है, महाराज जी हमारे वो बताते नहीं बताते? आहार के लिए गए, कोई नया व्यंजन बनाया, महाराज जी वो कौन सा, अधिक मास वाला, बताते नहीं बताते? ऐसी कोई नई चीज तुम्हारे सामने आ जाए स्वयं बता दे। तो हमें क्या न्यूज देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना? आपकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर है, कोई चीज पचती नहीं है, स्वयं वो गल देते हो तो हम समझ लेते हैं कि हाँ क्या देख करके आए। तो बस अब रोबोट आ गया। एक बार हुआ ऐसा, पिताजी की सेवा करने के लिए बेटे ने, जिस बेटे को पिताजी से बचपन की अवस्था में समय नहीं मिला था, उसने रोबोट लगा दिया और प्रोग्रामिंग फीड कर दी कि इनको ऐसा ऐसा करना है, शाम के वक्त पैर दबाना है, सुबह के समय हाथ पैर दबाना, सिर दबाना, सब फीड कर दिया। और बिल्कुल बच्चे से भी ज्यादा दिल लगी से वो रोबोट उसके पिता की सेवा कर रहा है। बस इतना सा हो गया एक बार कि पिताजी सोते वक्त तकिया थोड़े नीचे आ गए, उसने सर दबाने की बजाय गला दबा दिया। अब बताओ इसमें गलती किसकी? रोबोट की।
पिताजी की या उस बेटे की? किसकी गलती है? आप तय नहीं कर पाओगे किसकी गलती है। ये गलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, जिद में दौड़ने वाली आपकी भूख की। बहुत बड़े तप नहीं कर पा रहे हो ना, मत करना। फिजिकल उपवास नहीं कर पा रहे हो, मत करना। कम से कम डिजिटल उपवास करना सीख जाना। आज डिजिटल उपवास करना बहुत कठिन हो रहा है। 10-10 उपवास करने वाले भी एक दिन के लिए मोबाइल का त्याग नहीं कर पा रहे। बहुत कठिन होता है। अभी कुछ ब्रह्मचारी लोग आए थे यहाँ पर, 10 दिन के लिए टोटली उन्होंने मोबाइल का त्याग कर दिया। महाराज, ये 10 दिन हमारे जीवन के स्वर्णिम दिन माने गए, और इनका अनुभव लेके हम जब जाएंगे तो कई लोगों को बताएंगे कि मोबाइल और सारी टेक्नोलॉजी से दूर रहने के बाद हमारे जीवन में कितना सुकून मिला है। अलग से फिर आर्टिफिशियल सुकून की मांग रखो। अरे कम से कम रियल सुकून था, उसको आर्टिफिशियल संसाधनों से मत जोड़ो। यही तुम्हारा सच्चा धर्म माना जाएगा। 10 लक्षण धर्म में तो आपने उन 10 लक्षण 10 विषयों पर आपने बातें सुन ली। अब हमने उन विषयों पर बात शुरू की है जो बाकी में आपके लक्षण में बैठ चुके हैं। आपके जीवन में इस प्रकार की परंपराएं, चाहे वो किटी पार्टी की हो, चाहे पेरेंटिंग कोच की हो, चाहे फाउंडेशन पोतने की हो, चाहे वो वाली क्रीम लगाने की हो जो आप अपना ही मल अपने चेहरे पर लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, इन परंपरा के बारे में आप विचार करें, और विचार यदि हो जाए तो आचरण में भी लाएं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते।